हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 001 के यूनिट 8 रशिया, चाइना एंड जापान। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसके वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रशिया, चाइना एंड जापान। जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया, चाइना एंड जापान ये तीनों ही मेजर वर्ल्ड पावर्स हैं, ठीक है, जिसे हम एशियन पावर्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि चाइना और जापान एक एशियन कंट्रीज हैं और रशिया एक यूरेशियन कंट्री है, राइट। अब हम शुरू करेंगे रशिया से, फिर चाइना और फिर जापान को कवर करेंगे। पहला है टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ये कह रहे हैं कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, कोल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, तब इंडिया और रशिया को कौन कौन सी टेंशंस या कौन कौन से इश्यूज फेस करने पड़े थे, राइट। ये कह रहे हैं कि 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। उसके बाद इंडिया और रशिया को कुछ टेंशंस फेस करने पड़े थे अपने रिलेशन के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया और रशिया की जो हिस्टोरिकल टाइज है वो बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करती हैं, ठीक है, सपोर्ट करती हैं, राइट। पहला है, अब टेंशन देख लेते हैं इनके बीच में। पहला है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री शिफ्ट। अब देखो, जो भारत है, जो इंडिया है, वो हेविली डिपेंड रहता है सोवियत यूनियन के ऊपर, है, मतलब कि हेविली हम रिलाई करते हैं सोवियत यूनियन के ऊपर। किसके लिए? मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए। लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था तो रशिया ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनल केओस फेस कर रहा था, राइट। बहुत सारी चीजें वहां पे खराब चल रही थी। तो वो जो सपोर्ट हमें पहले मिल रहा था, वो सेम लेवल ऑफ सपोर्ट उस टाइम पे रशिया हमें नहीं दे पा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी टेंशन क्रिएट हुई। अगला है रशियाज क्लोजर टाइज विद द वेस्ट। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि सब जानते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड को चुना था, जिसे हम नाम या फिर नॉन अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब था हम किसी के भी साथ नहीं है, ना ही यूएस एंड यूएसएसआर। लेकिन क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, है ना, पुराने टाइम से भी बहुत अच्छे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हमारी प्रेफरेंस या फिर हमारा जो थोड़ा झुकाव था वो उधर था। लेकिन अब क्या होता है, जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो जाता है तो कहीं ना कहीं रशिया ट्राई करता है कि वो जो वेस्ट की कंट्रीज हैं, स्पेशली जो यूएस है, उसके साथ अपने रिश्ते इंप्रूव करें, राइट, क्लोजर टाइज को बिल्ड करें। अब यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा इसको अनईजी फील करता है, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा झुकाव तो था ना सोवियत यूनियन की साइड, ठीक है। अगला है चेंजिंग ट्रेड रिलेशंस। अब ये कैसे टेंशन का कारण बना? देखो, इंडिया और रशिया के बीच में ना, जो भी हमने देखा ना अभी कि जो भी ट्रेड होता था या फिर जो भी डिफेंस डील या कुछ भी होता था, तो यहाँ पे क्या है कि या तो रुपीज में वो होता था या फिर बार्टर। बार्टर यानी कि जब आप सामान के बदले कोई सामान देते हो, ठीक है, किसी भी चीज के बदले कोई चीज देना, वो होता है बार्टर सिस्टम। लेकिन अब क्या हो रहा था, ये लोग मूव कर रहे थे ज्यादा एक मोर ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ। तो ये जो ट्रांजिशन था इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, राइट, अगेन टेंशन का कारण बन रहा था। अगला है फोकस ऑन इंटरनल इश्यूज। जैसा कि अभी हमने देखा कि रशिया ऑलरेडी डील कर रहा था बहुत ज्यादा सीरियस डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स से, जब सोवियत ब्रेकअप, यानी कि जब सोवियत का जब ब्रेकअप हो गया था, पूरा सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हो गया था, तो बहुत ज्यादा इंटरनली जो वहाँ की रशिया के अंदर जो चीजें थी वो सही नहीं थी, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था इंडिया के ऊपर, है ना। इट कुड नॉट फोकस मच ऑन इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया एज इट यूज्ड टू, राइट। तो वहां पे क्या होता है, इंडिया शुरू करता है, ऐसे नहीं कि हम रशिया को छोड़ रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं कि हम जो यूएस है या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिश्ते थोड़े सही बनाने शुरू करें, राइट। इंडिया वाज आल्सो बिगिनिंग टू स्ट्रेंथन टाइज विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस एंड यूरोप। नेक्स्ट है आफ्टर द सोवियत यूनियंस डिसइंटीग्रेशन। ये कह रहे हैं जो मुजाहिदीन है अफगानिस्तान के अंदर सोवियत फोर्सेस के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों की कंसर्न का कारण था, इंडिया के लिए भी और रशिया के लिए भी। भाई रशिया को ये डर था कि कहीं ये सेंट्रल एशिया में ना फैल जाए, और भारत को ये डर था कि इसका असर कश्मीर के ऊपर ना पड़े। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन टेंशन का कारण था। यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने कोऑपरेशन के साथ काम किया और इसको काउंटर किया, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जो कि टेंशन के बने।
अब ये है बच्चों, देखो कुछ बच्चों के ना कमेंट्स आते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या फिर वीडियो अच्छी लग रही है मैम, आपको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो फिर आप हमें सुपर चैट्स भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारी मेंबरशिप जो कि बहुत ही रीजनेबल है, आप उसको ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखे थे टेंशंस, अब हम देखेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशंस, ठीक है। अभी कह रहे हैं मिड 1990s से और उसके बाद जो इंडिया और रशिया के रिलेशन है वो अगेन काफी ज्यादा स्ट्रांग होने शुरू हो गए थे, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हिस्टोरिकल टाइज बहुत अच्छे थे, पहले से रिश्ते बहुत अच्छे चलते आ रहे थे। कुछ टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ स्पेसिफिक इश्यूज थे या टेंशंस थी, बट अब चीजें इवॉल्व हो गई थी, राइट। पहला है डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि India still buys a lot of military equipment from Russia, such as fighter jets, tanks, and missiles. Russia remains one of the India's biggest defense suppliers. Again, India अभी भी buy करता है a lot of military equipments from Russia, जैसे कि fighter jets, tanks, and missiles. और जो हमारे डिफेंस सप्लायर्स हैं उसमें रशिया बहुत बड़ा एक इंडिया का सपोर्टर है या फिर सप्लायर है, राइट। अगला है एनर्जी पार्टनरशिप। तो ये कह रहे हैं इंडिया और रशिया बहुत ही लंबे समय से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इंडिया ऑयल और नेचुरल गैस बाय करता है रशिया से, इसके बदले में हम क्या करते हैं, जो रशियन एनर्जी फील्ड्स है वहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि इंडिया के जो एनर्जी नीड्स है ना वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, राइट। अगला है स्पेस कोलैबोरेशन। इंडिया एंड रशिया हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वर्किंग टुगेदर इन स्पेस रिसर्च, यानी अगेन पुरानी हिस्ट्री है, बहुत लंबे टाइम से इंडिया और रशिया एक साथ मिलकर स्पेस रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है ट्रेड। ये कह रहे हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई एनर्जी पार्टनरशिप है, डिफेंस पार्टनरशिप है, लेकिन इसके अलावा ट्रेड भी है, ठीक है। लेकिन जितना एक्सपेक्टेड है उतना भी नहीं हो पा रहा है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज स्टिल नॉट एज हाई एज एक्सपेक्टेड. Both countries are working to improve this by exploring new areas like pharmaceuticals, agriculture and technology. कह रहे डिफेंस अच्छा है, एनर्जी अच्छा है, लेकिन ट्रेड में अभी जो हाइट हमने सोची थी वो हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंट्रीज अब और ज्यादा इसको इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही हैं, नए नए एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, कि कैसे और ज्यादा जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, जिससे रिश्ते और ज्यादा मजबूत हों, राइट। अगला है बैलेंसिंग रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ये कह रहे हैं इंडिया और रशिया के जो रिश्ते हैं वो तो हैं, वो तो एक जगह अच्छे हैं, लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है, और ज्यादा कंट्रीज के साथ अपने टाइज को क्लोज या फिर अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है ना, यूएस के साथ या जो भी अदर वेस्टर्न कंट्रीज है उन सबके साथ। वहीं पे जो चाइना है और वहीं पे जो रशिया है वो चाइना के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो उसकी चल रही है वेस्ट के साथ, इस वजह से, right. India has been developing closer ties with the US and other Western countries, while Russia has grown closer to China due to geopolitical tensions with the West. अभी कह रहे हैं ये सब चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी इंडिया और रशिया अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ भी अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल डिप्लोमेसी। वगैरह इंडिया और रशिया एक दूसरे को ग्लोबल फोरम्स जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा वहां पे सपोर्ट करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इंडिया एंड रशिया ऑफन सपोर्ट ईच अदर इन ग्लोबल फोरम्स लाइक द यूएन. हाउएवर इंडिया मेंटेन्स अ न्यूट्रल स्टैंड ऑन सम इश्यूज. अभी कह रहे हैं यहाँ पे जो भारत है ना, मैंने बोला ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो यहाँ पे जो इंडिया है ना, जैसा कि हमने बाकी वीडियोज में भी देखा है कि इंडिया हमेशा ना रियलिस्टिक से ज्यादा कहीं ना कहीं आइडियलिस्टिक अप्रोच रखता है. रियलिस्टिक कौन होते हैं? जो प्रैक्टिकल होते हैं. आइडियलिस्टिक कौन होते हैं? जो बहुत वो होते हैं कि साधु संत है ना, प्रिंसिपल्स, जस्टिस, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अगेन जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उस टाइम पे भी इंडिया ने क्या बोला कि भाई डायलॉग्स, मीटिंग्स, एग्रीमेंट्स, इन सबके जरिए पीस लेकर आओ, है ना. हमने ना बोला रशिया सही कर रहे हैं, ना हमने बोला यूक्रेन सही कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया कभी भी वॉर को सपोर्ट नहीं करता, ना ही हम कभी वॉर में एंगेज होते हैं. चलिए रशिया हो गया. अब हम पढ़ेंगे इंडिया एंड चाइना रिलेशंस. जैसे कि हम जानते हैं इंडिया और चाइना दोनों ही इस प्लैनेट पे जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है उनमें से आते हैं, ठीक है. दोनों ही देश काफी कल्चरल, रिलीजियस और ट्रेड लिंक्स शेयर करते हैं,
राइट, ट्रेड रिलेशन शेयर करते हैं। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, इवन इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया और चाइना लगभग सेम ही टाइम पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बने थे। ठीक है, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1947 में, और चाइना 1949 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई। इंडिया और चाइना की रिलेशन इंडिया और रशिया के रिलेशन से बहुत अलग है। ठीक है, वहां पे हमारे रिलेशन हमेशा अप ही रहे हैं और यहाँ पे अप डाउन चलता रहता है। Their relationship dates back over 2000 years when Buddhist monks and scholars traveled between the two countries exchanging ideas, religious texts and arts. कि 2000 साल पहले से बात करें तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं वो दोनों देशों में ऐसे आते जाते रहते हैं, आते जाते इन द सेंस कि आइडियाज को, रिलीजियस टेक्स्ट को, आर्ट्स को, इसका एक्सचेंज करते रहते हैं। तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो मॉन्क्स आते हैं वो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, कुछ सीख के जाते हैं, वहाँ जाते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था 7th या 8th की बुक में कि फाहिया और एक और थे जो आए थे नालंदा यूनिवर्सिटी से, आई गेस उन्होंने पढ़ाई करी थी। ठीक है, कुछ याद है। तो ये कह रहे हैं कि मॉडर्न डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर बात करें तो 1950 से वो शुरू हुए हैं, जब इंडिया पहला ऐसा नॉन कम्युनिस्ट देश बना जिसने ऑफिशियली द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया, है ना। इंडिया एक फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री बना जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, और ये जो जेस्चर था वो क्या था? एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का या फिर एक सिंबल ऑफ गुडविल था। राइट, द टू कंट्रीज सॉट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड promoting friendship through cooperation in various areas including trade, culture, international diplomacy. अगर कुछ और की बात करें तो जो पंचशील एग्रीमेंट आया 1954 में, उसमें भी 5 प्रिंसिपल्स को आउटलाइन किया गया है। तो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी और नॉन एग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये जो भी चीज़ें हुई, इंडिया का उसको एक्सेप्ट करना, है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में बात करना, पंचशील एग्रीमेंट लेकर आना, ये सब सिंबल ऑफ गुडविल थे या फिर एक अच्छी फ्रेंडशिप की शुरुआत। अब आती है बिटरनेस इंडिया और चाइना के रिलेशन में। पहला क्या है? पहले फर्स्टली है कि चाइना आर्ग्यू करता है कि वो किसी भी जो बॉर्डर एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना उसको नहीं मानता, जैसे कि मैकमोहन लाइन। ठीक है, सो चाइना आर्ग्यूइंग दैट देयर हैज बीन नो बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द मैकमोहन लाइन एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज। सेकेंडली, चाइना क्लेम करता है कि जो कश्मीर है, वहाँ पे जो अक्साई चीन रीजन वो चाइना के सिंकियांग प्रोविंस से बिलोंग करता है ना। ये भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह अपना क्या कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि इसमें मेरी जगह है। राइट, secondly, China also claimed the Aksai Chin region of Kashmir as an area originally belonging to its Xinjiang province. Thirdly, China began to challenge Kashmir's accession to India, and finally in October 1962 China attacked India and war begins. तीसरा क्या हुआ कि चाइना चैलेंज करता है कि वो कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया, इसको मतलब वो नहीं मानता। ठीक है, और फाइनली अक्टूबर 1962 में चाइना अटैक कर देता है और वॉर की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ से रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। ठीक है, पहले तो मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज ना करना, उसके बाद अक्साई चीन जो रीजन है उसके ऊपर क्लेम करना, और उसके बाद कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया को चैलेंज करना। द सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 हैड मेनी कॉन्सिक्वेंसेस। पहला है, ये जो वॉर हुई थी ना, सीनो इंडियन ने इंडिया चाइना की जो वॉर हुई थी 1962 में, इसने नेहरू की इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, नेहरू की प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। भारत के अंदर भी और बाहर भी सब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे थे नेहरू को, कि नेहरू की जो आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये वॉर हुई है। आइडियलिस्टिक अगेन, इंडिया में देखो 2 तरीके की पॉलिसी चलती हैं। एक फॉरेन पॉलिसी है कि रियलिस्टिक, जो प्रैक्टिकल है, जो बात करते हैं कि हमें अपने देश को मजबूत बनाना चाहिए, हमें इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए, और हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए, हमारी आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, जो बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, जिनके लिए जीरो सम गेम है। इंडिया मतलब पूरी दुनिया में कंपटीशन चल रहा है, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो जीत जाएगा। अब दूसरी साइड पे आइडियलिस्ट, जिसे आप थोड़ा साधु संत ले सकते हो, जो पीस को प्रमोट करते हैं, जस्टिस के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, नॉर्म्स, इनके बारे में बात करते हैं।
राइट। तो पहला क्या है, इट वॉज अ ब्लो टू नेहरूज इमेज एंड प्रेस्टीज एट होम एज वेल एज अब्रॉड, ही वॉज क्रिटिसाइज्ड एट होम फॉर हिज आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। सेकेंड है, अब यहाँ पे इंडिया की जो नॉन अलाइंड पॉलिसी थी उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। कैसे, नेहरू जाकर पर्सनल अपील करते हैं वेस्ट से, स्पेशली यूएस से, कि आप हमें थोड़ा मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए, राइट। थर्ड है, यहाँ पे जो इंडियन मिलिट्री का डिफीट हुआ उसका काफी ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट पड़ा हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। और आखिरी है, भारत ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जो टेरिटरी है वो हमने खो दी, ठीक है। तो ये थे सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, जहाँ पे नेहरू जी की इमेज खराब हुई, नाम को जो नॉन अलाइन पॉलिसी थी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हमें, ठीक है। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री के जो हमारे सोल्जर्स हैं काफ़ी ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट पड़ा था उनके मॉरल के ऊपर, और आखिरी है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की टेरिटरी जो हमने खो दी। द प्रोसेस बाय विच सीनो इंडियन रिलेशंस वर नॉर्मलाइज्ड, अब ये नॉर्मलाइज कैसे हुई? तो अब क्या होता है, लेट 1980s में जब डिकेड्स हो जाते हैं इसको 1962 की वॉर को, तब 1988 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो चाइना विजिट करते हैं, या कहो कि वो एक पहला कदम रखते हैं रिश्ते बेहतर करने के लिए, राइट। इन 1988 द इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिटेड चाइना, marking the first step towards improving ties. Both countries agreed to resolve border issue through peaceful dialogue. और अब यहाँ पे क्या होता है, जब राजीव गांधी चाइना विजिट करते हैं, पहला कदम रखते हैं टाइज को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पे दोनों देश मान जाते हैं कि वो बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे पीसफुली डायलॉग्स के थ्रू। ओवर द ईयर्स अब क्या होता है, मिलिट्री टेंशन को बॉर्डर पे से रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होते चले जाते हैं, ठीक है। ट्रेड को प्रमोट करते हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंज को एनकरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल विजिट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स की जाती हैं, ठीक है, जिससे कि वापस से जो वो ट्रस्ट है वो बनाया जा सके। और उसके बाद क्या होता है, लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे हर तरीके से कोशिश की जाती है कि वापस से चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकें और वापस से जो इंडिया चाइना के रिश्ते हैं वो समान हो सकें, राइट। अब बात करते हैं करंट ट्रेंड, जो कि आपके पेपर में आता है। रशिया, चाइना, जापान, तीनों में से एक या फिर कोई दो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। तो आपको किसी को भी मिस नहीं करना है। करंट ट्रेंड्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस, आज के आपके बारे में बात करते हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। पहला है बॉर्डर टेंशन। अभी हमने क्या देखा, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई और इतनी सारी चीज़ें, उसके बाद भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो कंटिन्यू ही है। अगर हम बात करें 2020 में जो गलवान वैली क्लैश होता है, जहाँ पे जो चाइना के सोल्जर्स थे वो आगे आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अगेन LAC के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको हमें बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके की टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से टेंशन अभी भी चल ही रही है। अगला है इकोनॉमिक टाइज। जो ट्रेड है ना इंडिया और चाइना का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब कैसे, आपने देखा है कि अगर हम टॉयज़ के बारे में बात करें तो इंडिया में आप जितने भी टॉयज़ देखते हो ना जो बहुत चीप होते हैं या फिर जो नॉर्मल आपकी रेंज में आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, है ना, इन प्राइस, उन सब के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। या फिर अब नॉर्मल भी कुछ चीज़ें प्लास्टिक या कुछ खरीदोगे उसके पीछे मेड इन चाइना होगा, है ना। और इंडियन प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, या फिर इंडियन जो टॉयज होते हैं वो लकड़ी के होते हैं या फिर कुछ और जो मटेरियल के बहुत ज़्यादा हाई इन प्राइस होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना के जो ट्रेड है ना, जो इकोनॉमिक टाइज है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद भी हम फोकस कर रहे हैं कि हम जो हमारी डिपेंडेंसी है चाइनीज़ इम्पोर्ट्स के ऊपर वो हम बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर सकें और हम प्रमोट करें सेल्फ रिलायंस को, ठीक है। अगला है डिप्लोमेटिक टॉक्स। तो जो दोनों ही नेशंस हैं अब क्या कर रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक टॉक्स का सहारा ले रहे हैं कि बॉर्डर इश्यूज को पीसफुली हम ठीक कर सकें, है ना। सो बोथ नेशंस आर होल्डिंग टॉक्स टू रिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज पीसफुली, दो प्रोग्रेस हैज बीन स्लो। दोनों ही देश आपस में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो है, टेंशन अभी भी बॉर्डर्स पे बनी रहती है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन। दोनों ही देश यहाँ पे कॉम्पिटिशन में है कि एशिया के अंदर बहुत ही पावरफुल कौन ही बनेगा, है ना। पर्टिकुलरली बात करें टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अलायंसेस के मामले में। अब आते हैं इंडिया और जापान के रिलेशंस में। अप्स एंड डाउन्स इन द इंडो जापान रिलेशंस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा।
देखो इंडिया और जापान के रिलेशन में भी अप एंड डाउन हम देखेंगे, पहले डाउन देख लेते हैं फिर अप देखेंगे, ठीक है। सो ओनली 1990s और 1998 India's non-alignment stance and internal economic focus limited their interaction after the Cold War. कह रहे हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे क्योंकि हमने नाम को जो कि एक न्यूट्रल स्टैंड था उसको चुना था और हमारा सारा ध्यान अपने देश को आगे बढ़ाने में था, है ना, इंटरनल इकोनॉमिक फोकस रख रहे थे हम उस टाइम पे, तो उसकी वजह से ना हमारे जो इंट्रैक्शंस थे वो काफी लिमिटेड हो गए थे, है ना। ऑल्सो इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना वो भी एक मेजर सेटबैक था, जहाँ पे जापान काफी हमारा एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था, ठीक है, और उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बहुत ही खराब से हुए थे, है ना। अब बात करते हैं अब के बारे में, तो 2000, 2006, 2011, 2020 इन सब के बारे में बात करेंगे। The relationship improved as both countries saw mutual benefit in economic cooperation. In 2000, they signed a global partnership in the 21st century, making the start of closer ties. अब क्या होता है, दोनों ही देश आपस में बात करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, म्यूचुअल बेनिफिट, इन सब के बारे में बात करते हैं और अपने रिश्तों को इम्प्रूव करने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। Later, they are focusing on security and defense cooperation. Both countries shared concern over China's rise. देखो चाइना का जो राइज है ना वो बहुत सारे देश जो है ना, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर दोनों कंट्रीज फोकस करती हैं, इंडिया एंड जापान। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, आपको पता होगा तो, है ना। इन 2011 दे साइंड CEPA, boosting trade and investment between India and Japan. The countries strengthened their strategic defense ties through regular military exercise, collaboration on regional security, especially in the Indo-Pacific region. Again, जो दोनों ही देश हैं वो ट्रेड में अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो हम देखने को मिल रही है। इसके अलावा रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं, स्पेशली जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे सिक्योरिटी को लेके दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करंट ट्रेंड्स इन द इंडिया जापान रिलेशंस, ठीक है। करेंटली इंडिया और जापान के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं और दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कुछ की एरियाज के ऊपर, जैसे कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस, ठीक है। दोनों ही देश मिलजुल के काम कर रहे हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि इंडिया काम कर रहा है बुलेट ट्रेन के ऊपर और हम क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ ही चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, दोनों कंट्रीज कंसर्न शेयर करती हैं, ठीक है, और क्लोजर मिलिट्री और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लीड कर रही हैं, रेगुलर नेवल एक्सरसाइज कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही हैं जिससे कि और ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वहाँ पे जापान भी काफ़ी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहाँ पे हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को चला रहे हैं उसमें, ठीक है। तो रिश्ते यहाँ पे हमें अच्छे ही दिख रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट भी कर दिया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी स्टडी और टेक।